AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश आज आपके लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं मैं। और ये जो सब्जेक्ट होने वाला वो आपका 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। फाइनल ईयर मतलब फाइनल ईयर 7th सेमेस्टर आप समझ सकते हो। ठीक है, एक ये इसका बात करूँ तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम मैं आपको बताऊँ, सब्जेक्ट का नाम है आपका डिजास्टर मिटिगेशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़ा लंबा सब्जेक्ट का नाम है। हो सकता है आपने या आपके कॉलेज के द्वारा ये आपको एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें आप देखोगे तो आपका जो सिलेबस होगा वहाँ पे आएगा आपका डिपार्टमेंटल जो इलेक्टिव है। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में जो आपका 4th डिपार्टमेंटल इलेक्टिव है उसमें से ये सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट किया गया होगा। तो डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 4 में से थे। एक आपका था एडवांस स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो आपको ऐप पर मिल रहा होगा सब्जेक्ट, बहुत ही जल्द आने वाला है, वो भी आपको मिल जाएगा। और आपको डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 4 में से आपको रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट मिल जाएगा। जियो सिंथेटिक्स एंड ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स यदि आप पढ़ रहे हो तो वो भी मिल जाएगा। यदि आप पढ़ रहे होंगे डिजास्टर मिटिगेशन क्लाइमेट रेजिलिएंट, तो ये तो मैं यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूँ। तो आपको डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 4 में से आपको 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। उसमें से आपको कोई सब्जेक्ट तो होगा जो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और आपका जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया है। आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का सब्जेक्ट भी जल्द ही यहाँ पे चैनल पे आपको स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, बट अधिकतर यदि आप चाहते हो कि फुल कोर्स आप चाहना पढ़ना तो आप हमारे ऐप में आइएगा, वहां पे आपको 1 by 1 सारी चीजें डिटेल में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं। मैं अभी पूरा सिलेबस नहीं बताऊंगा, मैं आज ये पहला लेक्चर है तो मैं सिर्फ आपको यूनिट 1 का पहला लेक्चर बताऊंगा। ठीक है, सॉरी पहला लेक्चर है तो सिर्फ यूनिट 1 का सिलेबस बताऊंगा, फिर यूनिट 1 हम डिस्कस करेंगे। फिर जब हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे तो फिर हम यूनिट 2 डिस्कस करेंगे, उसका सिलेबस और उसका सारा चीज सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट जो है टोटल थ्योरेटिकल है। बस आपको पढ़ाई कैसे करनी है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करिए इस सब्जेक्ट को तो सिंपल सा एक चीज करिएगा कि आप क्या करिए, कुछ भी वर्क करो तो आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये इतना फोकस वाला सब्जेक्ट है ही नहीं कि आप इसमें फोकस देना है कुछ। ठीक है, बस सुनते जाना है, लेक्चर को देखते जाना है। और यदि आप चाहते हैं तो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा जो हेडिंग्स हैं, ताकि आप एग्जाम के टाइम में आपको याद हो पाए, या फिर एग्जाम से कुछ टाइम पहले आप इन सभी टॉपिक्स को देख करके सारी चीजें रिवाइज कर पाओ। बस इतना था, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब चलता हूं मैं साथियों आपके सिलेबस पर। सिलेबस क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला लेक्चर है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, उसके बाद आपके छोटे छोटे लेक्चर्स आते रहेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है देखो बिल्कुल छोटे में लिखा गया है, बट इतना छोटा है भी नहीं जितना आप यहाँ पे देख पा रहे। ठीक है, तो पहला क्या है, नाम क्या, पहले यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, डिजास्टर एंड फ्रेमवर्क। डिजास्टर क्या है, कितने कौन कौन से डिजास्टर हैं, उनको हटाने के लिए या फिर उनको क्या कहते हैं, उनको उनके रिकवरी के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से हमारे पास इंडियन हमारे सिस्टम में कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, उसके हम बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहले यूनिट 1 का हेडिंग हो गई थी, इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो ये हैं। देखिए, पहला हम क्या पढ़ेंगे, डिजास्टर में अर्थक्वेक डिजास्टर, फ्लड, लैंडस्लाइड, साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स, ये हम पढ़ने वाले हैं डिजास्टर में। ये सब डिजास्टर के एक नाम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ हजार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, रेजिलियंस क्या होता है और कैपेसिटी क्या होती है, ये डिजास्टर से रिलेटेड टॉपिक्स है। फिर उसके बाद हम जाएंगे फ्रेमवर्क में। यहाँ पे देखिए एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद स्टेट डिजास्टर है, फिर इंडियन फ्रेमवर्क है। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते साथियों मैं क्या करूंगा, इस सिलेबस को हम लोग पढ़ डालेंगे पूरा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो आपके जो लेक्चर्स हैं ना काफी जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपके तो एक लेक्चर में सिर्फ यहाँ पे आपका भी आज मैं स्टार्ट करूँ सिर्फ फ्लड हो जाएगा आपका, फिर आपका अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड होगा, फिर साइक्लोन एंड ड्रॉट होगा, फिर उसके बाद में शायद 2 लेक्चर लगे इसमें हजार्ड, रिस्क, रेजिलियंस एंड कैपेसिटी पढ़ाने में। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एनडीएमए एचडी में शायद ये एक लेक्चर में आपका ये खत्म होगा। तो कम से कम मान के लिए यहाँ से 5 से 6 लेक्चर आपको इस यूनिट में मिलने वाले हैं। क्योंकि साथियों मैं नहीं चाहता कि आपको मैं दौड़ा दौड़ा के भगा भगा पढ़ा दूं।
आप एक ही बार पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे तो आपकी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अर्थक्वेक फ्लड है, बट मैं पहले जो आज स्टार्ट करूंगा फ्लड स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं समझूंगा डिजास्टर क्या होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट 2 वर्ड से बना है। आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो हम मैंने मैनेजमेंट अच्छे समझा दिया था। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट है तो डिजास्टर को लेके मैनेजमेंट को समझाऊंगा, तो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो डिजास्टर क्या है, आप क्या समझते हो? डिजास्टर विनाश ना, नाम आता है ना विनाश। विनाश क्या है बताओ आप? मतलब कि कोई भी चीज काफी ज्यादा व्यापक, कभी बड़े स्तर पर हो जाए और क्या हो, हमारे लिए हार्मफुल हो, तभी तो विनाश कहलाता है ना। विनाश मतलब क्या है कि प्राणियों के लिए उसमें कुछ यहाँ पे जाने जाएंगे, कुछ घायल होंगे, कुछ जो जीव जंतु हैं उनको भी, वो भी प्रभावित होंगे, तभी तो उसको विनाश बोला जाता है। तो डिजास्टर क्या बोला जाता है? एक विनाश है, समझ लो, ठीक है। एक क्या है डिजास्टर, क्या है विनाश, तो यही बोला गया। देखिए डिजास्टर रिफर्स टू द सडन सीरियस डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्विंग अ लार्ज डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट बियॉन्ड इट्स एबिलिटी टू कोप विद द ओन रिसोर्सेज। देखो ये क्या है, बता के नहीं आती है। भूकंप आता है क्या बता करके, फ्लड आता है क्या बता करके, साइक्लोन आता है क्या बता करके, नहीं, ठीक है। हम बस प्रेडिक्ट करते हैं लेकिन बता के नहीं आते हैं, ठीक है। तो सडन चेंजेज हैं, ठीक है, सडन चेंजेज हैं एक लार्ज लेवल पे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये हमारे नॉर्मल फंक्शन जो हम डे टू डे लाइफ है उनको बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। किसको किसको तहस नहस करते हैं? हो सकता है आपकी जो सोसाइटी हो उसको भी तहस नहस कर सकते हैं, ठीक है। लार्ज डैमेज, लार्ज मात्रा में जो लाइफ है उनको डैमेज कर सकते हैं, मतलब जीव जंतु हैं जो हमारे प्राणी हैं उनको भी डैमेज कर सकते हैं, उनकी जाने जा सकती हैं, वो क्या हो सकते हैं, अपाहिज हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर्टी हमारी इन्वायरमेंट है, प्रॉपर्टी मतलब कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं, घर बना रखे हैं, बिल्डिंग बना रखे हैं, वो भी गिर जाती हैं। आप देखे होंगे खासकर इस टाइम पे, आप आज इस 2025 में देख रहे हो ना आप, कितने सारे बाढ़ें आ रही हैं, कहाँ भूकंप आ रहा है, कहाँ पे आपका पहाड़ों पे देखो आप लैंडस्लाइड हो रही है, सारा चीज पढ़ोगे आप। तो बियॉन्ड इट्स एबिलिटी टू कोप विद द इट्स ओन रिसोर्सेज, तो ये जो कहलाता है ना, इतना समझिए, ठीक है। डिजास्टर क्या होता है, हमारा एक बड़ा व्यापक स्तर पे हमारा जो तहस नहस हो रहा है, जो हमारी जाने जा रही हैं, ठीक है, एक कोई भी एक सडन चेंजेज हो रहा है, वो हमारा क्या है, डिजास्टर है। तो ये 2 प्रकार के हो सकती है डिजास्टर में हम बात करें तो। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। तो एक हो सकता है आपका नेचुरल मेड, एक होता है आपका मैन मेड। नेचुरल मेड मतलब कि जो प्रकृति द्वारा आ रहा है, जिसमें ह्यूमन का कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं है, वो आपके होते हैं नेचुरल डिजास्टर। और यदि उसमें कोई ह्यूमन का इंटरफेयर है तो हमारा क्या होगा, मैन मेड होगा। तो ये भी समझना है, मैन मेड क्या होगा, जो ह्यूमन हमारे हैं या फिर जो हमारी टेक्नोलॉजी है उनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यदि इन्वॉल्वमेंट है तो हमारा हो जाएगा मैन मेड। और कहीं नेचर से निकल के आ रही है, नेचर द्वारा डिजास्टर है तो हमारा प्राकृतिक डिजास्टर है, तो हमारा हो जाएगा नेचुरल डिजास्टर। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन नेचुरल डिजास्टर होगा वो समझते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर इज ए नेचुरल प्रोसेस और फिनोमेना दैट मे कॉज लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी एंड अदर हेल्थ इंपैक्ट, प्रॉपर्टी डैमेज, लॉस ऑफ लिवलीहुड एंड सर्विस, सोशल एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन एंड एनवायरमेंटल डैमेज। देखो कोई नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी नेचुरल प्रोसेस जिसके कारण, ठीक, कोई नेचुरल प्रोसेस है जिसके कारण आपका जाने जा रही हैं, ठीक है, किसी की हेल्थ जा रही है, हेल्थ खराब हो रही है, फिर उसमें इंजरी हो रही है, या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है आपका, ठीक है, जो जीव जंतु हमारे खो रहे हैं या फिर उनकी जाने जा रही हैं, जो सर्विसेज हैं उनको वो प्रभावित हो रही हैं, ठीक। सोशली और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन मतलब कि जो सोसाइटी, जो हमारी सोशल इकोनॉमी है या फिर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो समाज व्यवस्था दोनों एक तरह से तहस नहस हो रही हैं। या फिर क्या बोला गया, या तो इन्वायरमेंट हमारा डैमेज हो रहा है और उसमें नेचुरल प्रोसेस है कोई, तो उसको बोलेंगे हम नेचुरल डिजास्टर। इसमें हम आगे नाम पढ़े हैं, ठीक है, नाम डाला हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए इनसे क्या क्या डैमेज होने वाला है। आगे में इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सभी चीज़ों को, जो भी डिजास्टर हैं। तो यहाँ देखिए एग्रीकल्चर डिजीज हो सकती हैं, पेट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई फसल लगाया, उसमें कोई डिजीज आ गई और आपने नहीं समझ पाया, उसके द्वारा मनुष्य के पेट में गया, मनुष्य ने खाया उसको, ठीक है, उस एरिया का जो पर्टिकुलर उसका सेवन किया, वो भी क्या हुआ, डिजीज फैल गई उनके अंदर, ठीक है। डैमेजिंग विंड्स, काफी ज्यादा तेज हवा बह रही है, घर उड़ जा रहे हैं, कहीं पे पेड़ गिर जा रहे हैं, पौधे गिर जा रहे हैं, तो भी क्या हुए, वे डिजास्टर हुए। सूखा पड़ गया या फिर वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी हो गई, भूकंप आ गया, इमरजेंसी आपकी डिजीज हो गई, जैसे कोई पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा हो गया, आजकल कोरोना आया था, वो क्या नेचुरल डिजीज हो गया ना। तो कोरोना आया था ना, कोविड आया था, तभी तो क्या था, वो भी एक डिजास्टर ही था, सब लोग घर में घुस गए थे, याद होगा, आप कहीं दूर नहीं थे, ठीक है। एक्सट्रीम हीट, काफी ज्यादा हीट बढ़ जाना, ठीक है, फ्लड और फ्लैशेस फ्लड्स, ठीक है, हेल,
हरिकेन्स, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ये सारी भी जितने हैं, लैंडस्लाइड हैं, डिबेरिस फ्लो, थंडरस्टॉर्म जिसको बोलते हैं तूफान आ जाना, लाइटनिंग गर्जना, ठीक है, टॉर्नाडो जिसको बोलते हैं बवंडर, ठीक है, सुनामी, वाइल्ड फायर, ये सब क्या है आपके एक नेचुरल डिजास्टर हैं। इनसे यदि कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो इन सबसे क्या हो रहा है, देखो कहीं पे जाने जा रही है, हेल्थ इफेक्ट हो रही है, ठीक है, आपके कुछ जान मतलब कि कुछ जो हमारे लेवल जो आपके छोटे छोटे प्राणी हैं, जो जीव जंतु हैं वो भी मर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो तहस-नहस हो जा रही है, जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी तहस-नहस हो जा रही है, या फिर आपको कोई इन्वायरमेंटल चेंज हो जा रहा है, वो सब क्या कहलाएंगे, आपके डिजास्टर कहलाएंगे। कौन से डिजास्टर होंगे ये सब में? अगर नेचुरल प्रोसेस है तो आपको हो जाएगा कौन सा, नेचुरल डिजास्टर। अब बात करते हैं मैनमेड डिजास्टर का। किसका? मैनमेड डिजास्टर। ये क्या होता है आपका? ह्यूमन इंस्टिगेटेड डिजास्टर आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल हजार्डस, मतलब कि जिसमें आपका ह्यूमन का इंटरफेयर होगा, ठीक है, ह्यूमन का इंटरफेयर सकता है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, या कोई टेक्नोलॉजी का डिजास्टर, की टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर रहे थे उसके कारण कोई डिजास्टर आ गया, उसका कोई बैड इफेक्ट पड़ने लगा ह्यूमन हेल्थ पर, तभी क्या होगा, वो मैनमेड डिजास्टर होगा। जैसे एग्जांपल बोला गया हैजार्डस मटेरियल, ठीक है, आप कहीं पे जा रहे थे, किसी गाड़ी में आपका जो मटेरियल था वो आपका लगा हुआ था, ठीक है, वो आपका मटेरियल लगा हुआ था और हैजार्डस था, मतलब कि वो समझिए बारूद था, वो फट गया, तो वहां उस टाइम पे जो लोग थे वहां पे क्या होंगे, वो क्या होगा, मैनमेड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लोग बोलते हैं कि ट्रेन में आपका गैस ले जाना या इनफ्लेमेबल जो आपके ज्वलनशील पदार्थ है उनको ले जाना मना है, आप क्या चोरी छुपे लेके गए, ठीक है, अब क्या हुआ, अचानक से उसमें आपके जो ज्वलनशील पदार्थ ले गए, उसका ट्रेन में आग लग गई, उसमें भी जाने जाएंगी, ठीक है, ट्रेन रुकेगी, बहुत सारा भगदड़ मचेगी, वो क्या आपके मैनमेड है। देखिए भगदड़ होती है ना, क्राउड भी होती है, वो ट्रेन की बात छोड़िए, वैसे भी आप कहीं पे सेमिनार हो रहा है, कहीं पे कुछ आजकल सत्संग होते हैं तो वहाँ भगदड़ हो जाती है ना, तो उसमें भी क्या होता है, वो क्या है, मैनमेड है, वो भी एक डिजास्टर का ही रूप है, ठीक है, कहीं घर गिर जा रहे हैं तो पावर सर्विस डिस्ट्रप्शन, ब्लैकआउट हो गया, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया कहीं पे, ठीक है, रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी, मतलब कि ये रेडियोलॉजिकल मतलब कि ये भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी को हार्म करने वाली है, लगी है, ठीक है, केमिकल थ्रेट हो गई, ठीक है, ये हो रहा है कि कोई न कहीं कोई गैस छोड़ दिया जा रहा है, आपको पता होगा कौन सा भी पावर प्लांट में ना एक भोपाल गैस त्रासदी, उसमें क्या हुआ, वो नेचुरल मैनमेड डिजास्टर था ना, कि कोई केमिकल था वो रिलीज हो गया था, और केमिकल कौन बनाया था, ह्यूमन ही तो बनाया था, तो इसी कारण क्या हुआ वहां पे, वो किस में आएगा, मैनमेड डिजास्टर में आएगा। कोई बायोलॉजिकल विपन्स हो गया, कुछ ऐसे विपन्स आ गए जिसके द्वारा लोगों को इंसल्ट कर दिया जा रहा है, वो मरने लगे हैं, ठीक है, और साइबर अटैक्स हो गया, वार हो गया, ये सारी चीज कैसी हैं, ये सारी चीज जो हैं ये सब किस में आती हैं, मैनमेड में आती हैं। तो ये आपके हो गए मैनमेड डिजास्टर। चलिए अब इसमें समझ में आ गया डिजास्टर क्या होते हैं और ह्यूमन डिजास्टर क्या है और आपका मैनमेड डिजास्टर क्या है। सिंपल चीजें थी बट मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया ताकि आप चीज समझ में आ जाए। अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, ये डिजास्टर आया, इन डिजास्टर से हमको लड़ना कैसे है, हमारी तैयारी क्या है। ठीक है, डिजास्टर मतलब इन विनाश के पहले हमारी क्या तैयारी है, उस टाइम पे क्या तैयारी है और उसके बाद हम कैसे रिकवर कर पाएंगे। जो मान लीजिए तो भूकंप आया तो जो हमारे घर तहस-नहस हुए हैं या फिर जो उस टाइम की हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तहस-नहस हुई है उनको हम कैसे रिकवर कर पाएंगे, उस टाइम को, उस जो हमारा ड्यूरेशन पीरियड है उसको कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाएगा। तो सेम चीज नाम समझिए, यहाँ पे क्या है, यही नाम तो बताया गया। यहाँ पे देखिएगा बोला गया डिजास्टर मैनेजमेंट रिफर्स टू द मैनेजिंग डिजास्टर रिस्पॉन्स इन द कंट्री। आप अपने कंट्री में, ठीक है, अपने कंट्री में कोई भी इमरजेंसी हो गई, कोई डिजास्टर आ रहा है तो उस पर आपका रिस्पॉन्स क्या है, वो आपका क्या कहलाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट। और इंडिया जैसी जो कंट्री है, देखिएगा इंडिया जो कंट्री हमारे पास, उसमें क्या क्या देखिए, इंडिया हैज बीन ट्रेडिशनली वनरेबल टू द नेचुरल डिजास्टर ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स यूनिक क्लाइमेट कंडीशन। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिया ना, जो हमारा क्लाइमेट कंडीशन है, देखिए वहाँ पे हम समुद्र से भी लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे तटीय भी है, भूकंप है, पहाड़ भी है, हर तरह के यहाँ पे हमारा क्लाइमेट रीजन है। तो हम कई तरह से हम डिजास्टर के लिए वनरेबल है, मतलब कि हमारे पास वनरेबल ये होता है कि हम कमजोर हैं, उसके लिए समझ सकते हो। कई प्रकार के हमारे पास डिजास्टर अटैक हो सकते हैं, हमारे पास कई प्रकार की इमरजेंसियां आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखो खुद ही बोला गया है यहाँ पे अबाउट 60% ऑफ लैंड मास, लैंड मतलब जो हमारी जमीन है, जो हमारी भू मतलब जिसको बोलते हैं अर्थ, या फिर जो तटीय क्षेत्र है वो बोल सकते हो आप। तो क्या बोला गया यहाँ पे, जो 60% ऑफ लैंड मास इज प्रोन टू अर्थ के वेरियस इंटेंसिटी। तो 60% हमारा जो भूमि है वो है कि वहां पे अलग अलग टाइप के, अलग अलग तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। अगर ओवर 40 मिलियन हेक्टेयर,
उसमें भी जो 40 मिलियन हेक्टेयर की जो हमारी ज़मीन है उसमें हमारे पास फ्लड के आने की संभावना है, उसमें क्या हो सकती है, बाढ़ आ सकती है। वही में देखो 8% ऑफ द टोटल एरिया इज प्रोन टू साइक्लोन। जो टोटल एरिया हमारा भारत का उसमें से 8% एरिया ऐसा है जहाँ पे हमारे पास साइक्लोन आ सकते हैं। जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में वहाँ देखो साइक्लोन आते रहते हैं, ठीक है। उसके आगे बोलो यहाँ पे, ठीक है, आगे बात करते हैं 69% ऑफ द एरिया इज ससेप्टेबल टू ड्राउट। ऐसा नहीं है, देखो कहीं पे बाढ़ आ रहा है तो कहीं साइक्लोन आ रहा है तो कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है। 69% ऐसे भी एरिया हैं जो सूखे जहाँ पे सूखा पड़ने की संभावना होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो इंडिया है ना वो हर तरह से हर प्रकार के डिजास्टर से वनरेबल है, मतलब कि उसमें हर तरह के डिजास्टर वहाँ पे आ सकते हैं। तो इन सब से हमको मैनेज करना है। वो जो हमारा प्लानिंग है, जो हमारा एक्शन है, वो हमारा कहलाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट जो 4 स्टेज में बात की जाती है, किसमें मेनली बोलते हैं 3 स्टेज। देखो अलग अलग टाइप्स होती हैं, एक प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर। बट यहाँ पे हमने 4 स्टेज में बताया है, 4 फेजेज में बताया कैसे कैसे की जाती हैं ताकि आपको समझ में आ पाए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा स्टार्ट होता है मिटिगेशन से, ठीक है। किससे स्टार्ट होता है हमारा? पहला बात होती है हमारी मिटिगेशन से। किससे? मिटिगेशन से। इसका क्या मतलब है देखिएगा, ये बोलता है कि प्रिवेंटिंग इमरजेंसी एंड देयर इफेक्ट आर फ्यूचर मिनिमाइजिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये तैयारी करते हैं कि कोई हमारी डिजास्टर आती है तो हम उसको ट्राई करते हैं वो कम से कम अफेक्ट करे लोगों को, या फिर हमारा जो जीवन शैली है, जो हमारी कार्यशैली है वो कम से कम तहस नहस हो। कुछ इस प्रकार से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने, ऐसे रोकथाम करने को हम बोलते हैं मिटिगेशन। तो यहाँ पे देखिएगा, इंक्लूड एनी एक्टिविटी दैट कैन प्रिवेंट और रिड्यूस द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इमरजेंसी और रिड्यूस द डैमेजिंग द इफेक्ट ऑफ अनअवॉइडेबल इमरजेंसी। तो कुछ भी ऐसा हम कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं वहां पे मिटिगेशन है। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, या कहीं भी देखोगे आप, क्या होता है कि उनको टाइम में ट्रेनिंग दी जाती है कि मान लीजिए हमारे पास फ्लड आ रहा है तो इस तरह से भागना है, भूकंप आ रहा है तो हमको ऐसी जगह पे जाकर छुपना है, ठीक है, खुले में जाकर छुपना है, या ऐसी जगह जाना है जहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर ना हो, या घर पे है टेबल के नीचे झुक जाना है, छुपना है। ये सब क्या मिटिगेशन, हम ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं ताकि जो आने वाले कोई इमरजेंसी आ रही है तो उससे हम बच पाए। उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? मिटिगेशन बोलेंगे। मिटिगेशन एक्टिविटी टेक प्लेस बिफोर एंड आफ्टर इमरजेंसी। तो यहाँ पे देखिए ये हो सकता है बिफोर भी हो सकती है और आफ्टर भी हो सकती है। तो हम किसी भी इमरजेंसी, किसी भी डिजास्टर से पहले कैसे बच पाएं और उसके पहले क्या क्या उपाय करने हैं वो हमारी कहलाती है मिटिगेशन। तो दिस कैन बी डन बाय रिवाइजिंग जोन लैंड यूज मैनेजमेंट। मतलब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हम भूकंप की बात कर रहे हैं तो हम टाइम पे भूकंप जोन को हम रिवाइज करते रहें। मान लीजिए आपने किसी भी एरिया को किया है जोन 3 में किया है, ठीक है, जोन 3 में, बट इन केस हो सकता है कि वो जोन 2 में चला जाए, ठीक है। किसमें? जोन 2 में। तो ये अब क्या हुआ, जोन 3 से ज्यादा तो डेंजरस जोन 2 होगा ना। तो क्या होगा, अब हमको टाइम पे रिवाइज करना। अगर हमने टाइम पे रिवाइज नहीं किया, उस टाइम पे जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर थी, जो हमारी प्लानिंग थी, जो हमारे पास फोर्सेस थे, जो हमारे पास राहत दल थी, वो जोन 3 के हिसाब से थी। बट इन द केस हमने ध्यान नहीं दिया और अचानक से मुझे लगा कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे ज्यादा भूकंप आने लगा है, हमने उसको जोन 2 में नहीं डाला। जोन 2 में नहीं डाला तो वहां पे उसका जो बजट पेश होगा, उसके अंदर जो बजट होगा वो भी जोन 3 के हिसाब से होगा। अब जोन 2 के लिए हमको ज्यादा बजट की जरूरत पड़ेगी, हमको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमको ज्यादा राहत कार्य के लिए ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए वहां बोला गया कि ये सब हमको टाइम पे हमको जोनिंग करनी पड़ती है, जोनिंग को रिवाइज करते रहें। और लैंड को यूज कैसे करना है, कुछ खाली छोड़ना है, कितने एरिया हमारे पास फॉरेस्ट होना चाहिए, या कितना हमारा ग्रीन एरिया होना चाहिए, कितना हमारा वाटर एरिया होना चाहिए जहाँ पे हमारे पास तालाब हो, और कितने एरिया में हमारा क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने एरिया हमारे इंडस्ट्री होनी चाहिए, सब क्या होता है लैंड यूज मैनेजमेंट में आता है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, मिटिगेशन। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेज आता है प्रिपेयर्डनेस। क्या बोला जाता है इसमें? प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्ड मतलब तैयार होना, ठीक, क्या बोलता है? तैयार होना। प्रिपेयर्डनेस मतलब कि तैयार होना। तो बोला क्या, प्रिपेयरिंग टू हैंडल एन इमरजेंसी। तो हम किसी इमरजेंसी को कैसे हैंडल करें उसके लिए तैयार होना, वो कहलाता है हमारा प्रिपेयर्डनेस। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इंक्लूड प्लान्स और प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर एंड हेल्प रिस्पॉन्स टू रिस्क्यू द ऑपरेशन। ठीक, ये भी पहले हो रहा है। ठीक, इसके साथ हम तैयारी कर रहे हैं कि हम प्लान ले रहे हैं, प्लान तैयार कर रहे हैं, प्लान की तैयारी कर रहे हैं, डिजास्टर की तैयारी कर रहे हैं कि इन केस कोई भी हमारा इमरजेंसी आती है तो उस टाइम हमको कैसे रिस्पॉन्स करना है।
ठीक है। इवैक्यूएशन प्लान्स एंड स्टॉकिंग फूड वाटर दे आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ द प्रिपेयर्डनेस। जैसे हमको बोला गया हमारे प्लान है उनको कैसे इवैक्यूएट करना, उनको ट्रेनिंग करना। देखो बीच बीच में बिना इमरजेंसी के क्या होता है, आर्मी वार्मी में जाइए, बिना लड़ाई नहीं होती तब भी वहाँ सारण बचता है, लोग लड़ाई करने के लिए उठ जाते हैं, ठीक है। बस वो क्या होता है, एक मॉक ड्रिल जिसको बोलते हो ना, उस टाइप के, ठीक, मॉक ड्रिल करना। और हम क्या करें, इमरजेंसीज के लिए क्या करें, पर्याप्त मात्रा में भोजन को इकट्ठा करना, पानी को इकट्ठा करना, रखे रहना, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिपेयर्डनेस कहलाता है। प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटी टेक प्लेस बिफोर एन इमरजेंसी अकर्स। देखो यहाँ बोला गया ये इमरजेंसी के होने के पहले की एक्टिविटी है प्रिपेयर्डनेस। अभी आपकी डिजास्टर नहीं आया हुआ है, तब हम इसकी बात करते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं। हमने क्या बात किया, हमने पहले बात किया मिटिगेटिंग द रिस्क, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस ऑफ द रिस्क। उसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स। अब हम बात आते हैं जब एक्चुअल कोई डिजास्टर हो रहा है या कोई विनाश, कोई मान लो भूकंप आ गया आपके पास, ठीक है, फ्लड आ गया है, या फिर आपका साइक्लोन आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, उस टाइम पे आपका क्या रिस्पॉन्स है, जो आपके एक्चुअल में वर्क होना है वो आपका कहलाता है रिस्पॉन्स। तो यहां बोला गया रिस्पॉन्डिंग सेफ्टी टू एन इमरजेंसी। तो उस टाइम पे हम उस टाइम पे कैसे हम सेफली रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, कैसे हम अप्लाई कर पा रहे हैं, वो बात होती है हमारी, वहां पे बात होता है हमारा रिस्पॉन्स का। तो एक्चुअल में जो वर्क होता है वहां पे होता है। इसके पहले जो हम प्रिपेयर्डनेस में जो हमने प्लान बनाया था, अब उसको क्या लाएंगे, उस प्लान को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्शन में डालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स। तो ये बोला गया इंक्लूड एक्शन विच आर टू बी टेकन सेव लाइव्स, प्रिपेयर फॉर द प्रॉपर्टी डैमेज, रिस्पॉन्स इन पुटिंग योर प्रिपेयर्डनेस प्लान इनटू एक्शन। देखो जो हमने प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाई थी वो हमारा अब एक्शन में आएगा। देखो सीकिंग शेल्टर फ्रॉम अ टोर्नाडो, कोई हमारे पास बॉन्डर आया तो उससे बचने के लिए हम क्या करें, कोई शेल्टर, जहाँ पे वहाँ पे जो लोग हैं सोसाइटी, उनसे उनको बचा करके किसी एक अच्छे जगह पर शेल्टर में ले जाना हमारा एक्शन हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई भूकंप आ रहा है, भूकंप से पहले हम क्या करेंगे, जो गैस के वाल्व से उसको बंद कर दें ताकि वो फटे ना, नहीं तो आग फैल जाएगी, तो उसको क्या करना, ये सब एक्शन वाली है। तो ये क्या होती है, ये सब जो एक्टिविटी है ना, ये रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये चीज करना, ठीक है। जैसे हमने बताया ना, भूकंप आ जाता है तो हम क्या करते हैं, खुले जगह पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक। घर में है तो घर में ऐसे जगह पड़ते हैं जो उसके ऊपर कोई मेज है, टेबल, उसके नीचे जाकर छुपना, ठीक, सेफ जगह पे जाना, ये सब क्या हमारे, ये सब हमारे होते हैं रिस्पॉन्स। इन द केस ऑफ इमरजेंसी, ड्यूरिंग द इमरजेंसी हम क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमारा क्या एक्शन है, वो हमारा कहलाता है रिस्पॉन्स में। रिस्पॉन्स एक्टिविटी टेक प्लेस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, ये तो मैंने बता दिया। अब उसके बाद आता है, हमने इमरजेंसी आई, जो भी हमारा भूकंप, लैंडस्लाइड जो भी होना था वो हुआ, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रिकवरी। अब जो हमारे पास नुकसान हुआ उस विनाश के कारण, या फिर उस इमरजेंसी के कारण, या उस जो अनहोनी का आता है ना, उस अनहोनी के कारण जो भी विनाश हुआ उसको कैसे रिकवर करेंगे, अब हम उसकी बात करेंगे। तो रिकवरिंग फ्रॉम एन इमरजेंसी, उससे कैसे रिकवर करेंगे। देखिए बहुत भयावह जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, वो वाला टाइम होता है, क्योंकि जिसने देखा है सामने 4 लोग मर रहे हैं, ठीक है, 4 लोग पानी में बह गए, उनको कैसे मेंटली आप कैसे उससे दूर करोगे, उनसे कैसे हटाओगे। उस टाइम पे जितना भी पानी था, खाना सब तो बह गया, अगर आप उसी जगह पे रहते हैं, कोई पर्सन उसी जगह पे है, तो उसको खाना मुहैया कैसे करवाया जाए, ठीक है। ये सारी चीज केसेस होती हैं रिकवरी में, ठीक है। उनको कैसे मेंटली, फिजिकली, बायोलॉजिकली, ठीक है, जो पूरी तरह से उनको कैसे रिकवर किया जाए, वो हमारा केस आता है रिकवरी में। तो बोला गया इंक्लूड action need to be taken to return to a normal or even safer situation following an emergency, and one should also consider these things which would mitigate the effect of the future disaster। मतलब कि हो गया उस केस में जाकर जो हो गया, उसके बाद उनको वहां से सेफ प्लेस पे ले जाना। अगर नॉर्मल इंसान नॉर्मल है तो उसको सही जगह पे ले जाना, उसको कोई मतलब कि कोई घायल हुआ है, किसी से आहत हुआ है, कोई चोट वोट लगी, उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट करवाना, उसको हॉस्पिटल में ले जाना, वो सारी चीज़ किस में आएंगी, रिकवरी में आएंगी। रिकवरी इंक्लूड गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हेल्प पे फॉर द रिपेयर्स। अब वहाँ पे मान लीजिए कोई ब्रिजेज है, वो जो कोई ब्रिज था वो टूट गया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था वो टूट गया, हॉस्पिटल थी वो डैमेज हो चुकी है, कोई वहाँ पे पब्लिक जो हमारी पब्लिक चीज़ें हैं, जहाँ पे कोई स्कूल है वो भी टूट चुके हैं, तो उन सभी को फिर से रिपेयर करना, उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प करना, ऐड करना, फाइनेंशियल आर्थिक रूप से हेल्प करना, वो किस में आएंगी, रिकवरी में आएंगी। उनको फिर से पुरानी तरह उनको फिर से स्टार्ट करना, वो हमारे क्या लाएंगे, रिकवरी में। रिकवरी एक्टिविटी टेक प्लेस आफ्टर द डिजास्टर, ये हमारी किस में होंगी, डिजास्टर के बाद होती हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में ये 4 चीज़ें स्टार्ट होती है, ये 4 चीज हमको बनाना हो तो बताना भी होता है। ये देखिए फिर से बता दूं, ये 3 फेजेज में होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी पहले थी हमारे पास, प्री डिजास्टर, ठीक है, प्री डिजास्टर हो गई, लिख देता हूं, हमारी होगी प्री डिजास्टर। फिर उसके बाद होगी ड्यूरिंग डिजास्टर,
ड्यूरिंग डिजास्टर के बाद हमारा आता है पोस्ट डिजास्टर। ठीक है, प्री डिजास्टर हमारा क्या आया था? मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। क्या था? पहले मैंने बताया ना, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। ड्यूरिंग डिजास्टर हमारा आया रिस्पॉन्स, ठीक है, और पोस्ट डिजास्टर आया हमारा रिकवरी। तो कभी कभी आपको ऐसे मिल जाएगा प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, प्री डिजास्टर क्या होता है, पोस्ट डिजास्टर क्या होता है, ड्यूरिंग डिजास्टर क्या होता है। तो आप ऐसे हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, तो प्री डिजास्टर आपके क्या हैं, क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, ड्यूरिंग डिजास्टर क्या लेने चाहिए, और पोस्ट डिजास्टर क्या लेना चाहिए। ऐसे जाकर के आप चीजें सही कर पाओगे। चलो आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लड के बारे में। साथियों लेक्चर लंबा जाएगा, अब मैंने फ्लड स्टार्ट किया, फ्लड हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, ये हम लेक्चर फिनिश करेंगे। फ्लड में हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें आपको समझानी भी है, तो लेक्चर लंबा जाएगा, मैं समझता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करने वाला कि आपको आधी चीजें पढ़ाऊँ या फिर कुछ चीजें छोड़ दूँ, कुछ नहीं है। आपको यदि इसके नोट्स चाहिए तो वो भी आपको ऐप पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है। ठीक है, बट ऐप पर आपको कंपलसरी मिल जाएगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा यूनिक सीरीज ऐप का, वहां से आप इसके लेक्चर्स, आप इसके नोट्स सब भी एक्सेस कर पाओगे। चलो फ्लड के बारे में आते हैं। तो फ्लड क्या होता है? फ्लड क्या होता है? पानी की मात्रा बढ़ जाना। आजकल देखो पंजाब में आया हुआ है ना, प्रयागराज में आया हुआ था फ्लड, पूरा सिटी डूबी हुई थी। और उसके बाद आप देखो कई जगह आई हैं, अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा आपको। तो फ्लड क्या? फ्लड अकर्स व्हेन अ लैंड दैट इज यूजुअली ड्राई टू सबमर्ज बाय लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जमीन है, उनका क्या करना, उनका हमारा डूब जाना, वो हमारा कहलाता है क्या? फ्लड। ठीक है, वो चीज ध्यान दीजिएगा। अगर वही फ्लड हमारा धीरे धीरे बाहर आता तो हम पता सतर्क हो जाते हैं कि नहीं पानी नॉर्मल आ रहा है, 1 हफ्ते लगेंगे, 2 हफ्ते लगेंगे, तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो अपना सही जगह चले जाते हैं। बट इन केस क्या हो, अगर अचानक पानी आ जाए तो उस अचानक वाले टाइम को ही फ्लड बोलते हैं। तो यहाँ बोलोगे, यहाँ बोला गया, यहाँ पे देखो बोला गया सडन सबमर्जेंस, मतलब कि जो अचानक कोई एरिया है वो डूब जा रहा है, या फिर इंडडेशन, वहां पे क्या हो रहा है, पानी का फैलाव हो जा रहा है। Upland areas with the water is called flood. The occurrence of flood can be due to both natural and human cause. तो फ्लड भी हमारे पास 2 काज हो सकती हैं, या तो हमारा नेचुरल हो सकता है या तुम्हारा मैन मेड हो सकता है। तो मतलब क्या है कि अचानक से पानी या जल स्तर का बढ़ना, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में, वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्लड कहलाएगा। तो यहाँ पहले बात करेंगे, जो 2 कारण थे मैंने बताया, मैन मेड है और ह्यूमन है। तो पहले हम बात करेंगे ह्यूमन से कैसे हमारा बाढ़ आ सकता है, वो भी आपको समझने की बात जरूरी है। अब देखो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन काज। तो बोला गया पहला हमारा है ये हमारे है ह्यूमन कॉज। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है आपका ह्यूमन कॉज है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, आप समझिएगा। ये सारी चीज मैं क्या है हमारे ह्यूमन काज में बात करूंगा। ह्यूमन काज कौन कौन से देखिएगा? एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ फ्लड इंक्लूड्स, जैसे बोलिए क्लियरिंग द फॉरेस्ट। आप देखिएगा फॉरेस्ट को हम क्लियर करने, कौन क्लियर करेगा? नेचर तो अपनी करेगी नहीं, हम करेंगे। हम अपने हिसाब से अर्बनाइजेशन करना, हम क्या करेंगे? जंगलों साफ सफाई करेंगे, वहां खेती करना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, आपने क्या किया? जंगल को साफ किया। ठीक है, जंगल के बीच में आपकी नदी है, मान लीजिए आपका ऐसे यहाँ पे नदी थी, ऐसे आपके इधर जंगल थे बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जंगल थे, पेड़ थे, आपने इन पेड़ों को काट दिया। ठीक है, इन पेड़ों को आपने क्या किया? काट दिया। अब जब इन पेड़ों को काट दोगे, अब बारिश होगी। ठीक है, अब क्या होगी? बारिश। जब बारिश होगी तो यहाँ की जो मिट्टी है, ठीक है, अब यहाँ की जो मिट्टी है वो बहने लगेगी। पहले पेड़ पौधे थे, उनकी जड़ें थी तो मिट्टियों को रोक के रखती थी। अब बारिश हुई, काफी मात्रा में ज्यादा बारिश हो गई, तो अब क्या होगा? ये जो मिट्टी है ना, ये कट के यहाँ पे जम जाएगी। ये वाली जो मिट्टी, ये भी कट के यहाँ जम जाएगी। जो पहले नदी की गहराई थी, अब क्या होगी? नदी हमारी क्या होगी? उथली हो गई। ठीक है, अब जो उसकी क्षमता थी पानी को बहाने की, वो क्या हो गई? कम हो गई। अब मान लीजिए काफी ज्यादा मात्रा में पानी आया, तो पहले क्या थी? इतने में समा जाती थी और पानी बह जाता था। अब क्या होगा? वो इतने बजाय यहां तक, ये यहां तक पानी आ जाएगी, यहां तक पानी आ जाएगा। तो आपको एक बाढ़ का कारण तो बनेगी ना। क्या बनेगा? बाढ़ का कारण बनेगी। तो ये भी क्या है? बाढ़ ही तो आएगा। जो अगल बगल एरिया है वहां तक पानी पहुंचने लगेगा। अब जब वहां तक पानी पहुंचने लगा तो वहां के जो एरिया है वो हमारे बाढ़ से ग्रसित हो जाएंगे। यहाँ पे यही बोला गया, लैक ऑफ वेजिटेशन कवर टू द होल्ड सॉइल टुगेदर द स्लोप कॉजेज इरोजन। जो हमारा मिट्टी यहाँ से आ जाना क्या होता है? इरोजन कहलाता है। डिपोजिशन इन द रिवर बेड्स, अब यहाँ पे जो बेड्स में है वहां पे मिट्टी जमी हो जाएगी और उसको हमारे क्या कहला कर देगी? उथला कर देगी। और जब फ्लडिंग अकर्स व्हेन दीज रिवर्स ओवरफ्लो, और जब ये रिवर में ओवरफ्लो पानी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्लड कहलाएगा। बेयर स्लोप इंक्रीज द सरफेस रन ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द रिवर्स। तो ये बोला गया जो हमारी जो मिट्टियां थी अब क्या करेंगे? वो हमारे
ये अगर मान लीजिए ये होती, अगर उथली जो हमारी जंगल होते तो वहाँ पे क्या होती, हमारी जो गहरी इसकी ग्रेविटी स्लोप थी वो गहरी होती और हमारी जो पानी की फैलाव था वो ज़्यादा होता। अब वही जंगल कटने के कारण वो हमारी उथली हो गई, जिस कारण हमारा पानी का फैलाव ये कहें कि साइड में ज़्यादा होने लगा, जिस कारण हमारा फ्लड का शंका बढ़ गई। अब अगला कारण समझते हैं यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट। सेम केस यही होता है, जितने भी आजकल देखो कि जितने भी बड़े शहर हैं, ठीक है, आप जानते हो कि प्रयागराज मान लो, लखनऊ मान लो, दिल्ली मान लो, आप आगरा मान लो, ठीक, कानपुर मान लो, सब क्या है, नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, सभी नदी के किनारे, क्योंकि जब भी आदमी बसता है, रहना स्टार्ट करता है, वो नदी के किनारे रहना स्टार्ट करता है। मेन चीज होता है हमारा पानी, पानी हमको नदी से मिल जाता है। अब जहां पे रहना स्टार्ट किया उसी को पॉल्यूट करेगा, वहीं से वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। अब देखना आप, जब आदमी वहां पे पानी की जगह पे रहना स्टार्ट करता है, अब क्या करेगा, धीरे धीरे मान लीजिए आपको सबसे पहले तो जो दूर दूर जगह है वहां पे रहना स्टार्ट करेगा, चलो पहले फैसिलिटी सही है, एरिया उसके पास ज्यादा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, उसके पास जगह कम होता जाएगा, अब जगह कम होता जाएगा तो धीरे धीरे फिर से नदी की ओर बढ़ेगा। ठीक है, क्या करेगा, फिर से नदी के ओर बढ़ने लगेगा। पहले यहां तक घर था, पहले यहां तक घर था, अब क्या करेगा, सोचेगा यार ये तो जगह खाली है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे क्या करेगा, यहाँ घर बनाने लगेगा, इधर घर बनाने लगेगा, यहाँ पे घर बनाने लगेगा, यहाँ भी लोग रहने लगेंगे, यहाँ भी लोग रहने लगेंगे। अब उसके बाद जो आपके वेस्टेज होंगे उसको यहाँ पे फेंकने लगेंगे, नदी में फेंकने लगेंगे, जो वेस्टेज होंगे वो नदी में फेंकने लगेंगे। अब क्या, वेस्टेज आपने नदी में फेंका, फिर वेस्टेज से कारण क्या हुआ, वेस्टेज जो यहाँ पे नीचे जमा होते चले गए, फिर वहां से आपकी जो नदी थी वो उथली हो गई। अब उथली हो गई, अब जो पानी भरेगा तो सबसे बाहर ये बगल वाले जो घर है ना, यही तो डूबेंगे ना, यही तो डूबेंगे। यही कल तो आजकल होता है प्रयागराज में, जो राजापुर हर साल डूबता रहता है। ठीक है, राजापुर हो गया, छोटा बगाड़ा हो गया, जो स्टूडेंट रहते हैं वो जानते होंगे, वो हर साल डूबता रहता है। क्यों, क्योंकि यही कारण है, पहले वो पूरा गंगा क्षेत्र था, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना कि कछार टाइप का कछार था, बट अब क्या हुआ, वहां पे लोग घर बना लिए। अब कछार में तो पानी भरता है, वो गंगा जी का एरिया है। ठीक है, अब पानी भर रहा है तो आप क्यों भाग रहे हो, बोल रहे हो हर साल बाढ़ आ रहा है, वो आपकी गलती कारण है। तो ये बोला गया अर्बन डेवलपमेंट, सेम चीज, अब इसी कारण वहां पे पानी आएगा। अगला बोला गया इम्प्रॉपर फार्मिंग एंड अदर लैंड यूज प्रैक्टिसेस, तो सेम चीज होगी। इम्प्रॉपर फार्मिंग मतलब यही कि हमने क्या किया, जो जंगलों कटाई कर दिया, जंगलों कटाई करके मैंने वहां पे खेती करना स्टार्ट कर दिया, खेती करने के बाद जब पानी बहा, पानी फिर वही गंगा जी में जा रहा है। ठीक है, जो नदी है वहां पे जा रही है, उस कारण क्या हो गया, वहां पे फिर से बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जा रही है। ठीक है, तो समझ लीजिए कितना जंगल जरूरी है। और इनहैंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या हो रहा है, आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होने का मतलब क्या, जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, उस कारण आपका क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा और आपको फ्लड आएंगे। जो अगल बगल के एरिया है समुद्र के बगल, वो क्या होंगे, ग्रसित हो जाएंगे। टीवी क्या है आपके, ये आपके थे मैनमेड, सॉरी हाँ ह्यूमन काज, जिसके कारण ह्यूमन या मैनमेड बोल सकते हैं, ह्यूमन काज जो फ्लड है वो मैंने बात किया। अब यहाँ पे फिगर देख सकते हो, मैं जो आपको बता रहा था। ठीक है, ये फिगर आपका है, अभी तो ये पहला वाला फिगर है वो आपका पंजाब का है। ठीक है, ये कहाँ का है आपका, पंजाब का है। ये वाला आपका कहाँ है, पंजाब का। देखो, विलेज मैरून्ड आफ्टर डेडली फ्लड इन इंडिया, पंजाब, पंजाब के देखो कितना पानी भरा हुआ है भाई साहब, कहीं अब जानवर चलने, आदमी चलने तभी इतना पानी भरा हुआ है। अब क्या यहाँ पे आपको खाने के लिए कुछ सूखी चीज मिलेगी, अब वो खाना बनाना हुआ इस टाइम पे तो क्या आप गैस जलाओगे, लकड़ी जलाओगे, क्या मिलेगा यहाँ पे, कुछ नहीं मिलेगा। अब उस टाइम पे बताओ खाना कहाँ मिल पाएगा आपको, क्या असर पड़ेगा वहां पे, जानवर कहाँ पिएंगे। देखो अब तुम 2 घंटे पानी में डालो तो आप प्यास लगने लगेगी। गंगा जी जाओ नहाओ, बहुत कहते हो ना, जाओ नहाइएगा, आराम से नहाइए, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे बाद आपको पानी प्यास लगने लगेगी, क्या वही पानी पियोगे आप, नहीं ना। सेम चीज वही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितनी गंदगी से भाग के आई होगी, लेकिन आप पानी में जब प्यास लगेगी तो पानी कहाँ ढूंढोगे। ठीक है, नल कुएं सब तो भर गए हैं, डूब गए हैं, सारी जगह गंदे पानी है, फ्लड है। ठीक है, अब ये देखो मैं प्रयागराज के बता रहा था, ऐसे एरिया पूरा डूबा होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मान लो ये प्रयागराज नहीं है, ये नहीं है, दूसरी फिगर में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखो पूरा एरिया डूबा हुआ है ना, देखो ना पूरा एरिया डूबा हुआ है। जहाँ भी कहीं भी आपको जगह दिख रहा है, कोई रहने लायक मिल रहा है जगह नहीं, सिर्फ क्या मिल रहा है आपको, छत मिलेगी रहने के लिए। छत भी नहीं मिलती है, बारिश भी होती रहती है टाइम टाइम पे, जब बारिश हो रही है तो आप नीचे जाओगे, नीचे तो आपका पानी है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं। और इसमें इस समय जब क्या होते हैं, जो जंगली जानवर हैं जैसे सांप है, बिच्छू है, सब ऐसे भागते रहते हैं। कहीं आपको सांप दिखेंगे, कहीं जहरीले जानवर दिखेंगे, सब बाहर भागेंगे ना। अब क्या होगा, उस टाइम पे ये भी डर रहेगा कहीं कोई सांप बिच्छू ने काट ले। उसके बाद देखो जब ये हटेगा तो यहाँ पे जो कचड़े हैं वो कचड़े आपके घर के पास आ चुके हैं। अब जैसे फ्लड हटेगा आपके यहाँ बीमारियां आने का घर स्टार्ट हो जाएगा, बीमारियां फैलने लगेंगी। ठीक है, अलग अलग टाइप बीमारियां आने लगी, कहीं बदबू आ रही है, कहीं कुछ कोई जानवर सड़ा हुआ है, मर गया है। भाई देखो ये बता रहे हैं, अगर इतना आपको बताएंगे नहीं ना, आप इसको रियलाइज नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। ठीक है, उसमें आप कुछ लोग कच्चे दिल के हो तो थोड़ा सा मजबूत हो जाइएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए। बहुत यही अगर आप इस सब्जेक्ट को टच नहीं कर पाए, फील नहीं कर पाए ना, तो आप मानोगे डिजास्टर कुछ होता है। ठीक है,
तो ये चीजें आपको यहाँ पे असर करेंगी। बहुत सारी चीजें आती हैं। आप देखो कहीं पे बारिश के टाइम पे देखो कहीं पानी भर गया तो आप जाना पसंद करते हो वहां पे, पैर रखना पसंद नहीं करते हो जहाँ पानी भर जाता है। तो बोलो यहाँ पे आपको पूरा रहना पड़ रहा है, खाना इसमें बनाना पड़ रहा है, खाना खाना पड़ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, फ्लड की केस है, ठीक है। इस टाइम पे आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, इस टाइम पे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट काम आएगा आपके लिए। देखो मैं एक फोटो और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये दिखाता हूँ, आपने अभी प्रयागराज में 2025 में आपने बहुत बड़ा महाकुंभ बनाया। उस टाइम प्रयागराज कुछ ऐसा था, ठीक है। प्रयागराज कुछ ऐसा था, आपको देखो हर जगह लाइटिंग पूरा बना हुआ था, पूरा बढ़िया से बना हुआ था, पूरा बढ़िया समझा हुआ था। लेकिन देखो जस्ट उसके 6 महीने बाद बोल सकते हो या 8 महीने बाद बोल सकते हो, मार्च तक आपका चला महाकुंभ चला। उसके बाद आपका आ गया सितंबर, ठीक है। आप सितंबर में देखो कुछ ऐसा हाल है उसी एरिया कुछ हाल ऐसा हो गया है, देख रहे हो ना। ये ब्रिजेस थे, उसके बाद ये सब भाग गए, ये सब निकाल लिया गए, बाहर नहीं जाता, ये सब टेम्परेरी बन जाता है, निकाल लिया जाता है। बट वही एरिया देखो जहां पे आप आके मेला घूम के गए हो ना, उसी में आपका देखिए पानी भरा हुआ है। जिसमें आपके जहां पे कल्पवासी रहते थे, जहां पे लोग साधु सन्यासी आके रहते थे, वो पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। देखो लोग कुछ ऐसा जाने रहे हैं। देखो नीचे ये गली है, नीचे आपकी क्या है, गली है, गली में पानी भरा हुआ, ऊपर एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के लिए देखो ये पहाड़ जिसको बोलते हैं बल्ली या चाहली, इसको लगा के जा रहे हैं। ये है आपका प्रयागराज 2025 में, ठीक है। तो समझ सकते हो। अब इस केस में आपने एंजॉय किया, इस केस में वहां के लोगों को समझो। और मेघालय में बता दिया क्या है, क्योंकि यहाँ पे लोग अब रहने स्टार्ट कर दिए हैं। जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे बगल, ये सब देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं कछार या फिर राजापुर, ये सब बगल ही है। जिसके कारण अब क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग, यहाँ पहले नदी चौड़ी थी, अब धीरे पतली होती चली आ रही है। ये देखो अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे बाढ़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जब उफान मारेगी नदी तो बाहर फैलेगी ना। अब क्या होगा, इसीलिए अब हर महीना जो हमारे यहाँ प्रयागराज के हनुमान जी हैं, इस बार तो 5-6 बार नहा चुके हैं, इस दिन बाढ़ आ गई है। क्यों नहाने वाला तो काफी ऊंचाई पे है, मंदिर है, ऊंचाई पे है, तब भी वहां तक पानी आ जाता है, इसलिए यहाँ बोला जाता है। देख पा रहे हो फ्लड क्या है, ठीक है, जलस्तर का बढ़ाव, ठीक है। यहाँ के जो बगल वाले लोग होते हैं, ये तो इनके पास 2nd फ्लोर है, 3rd फ्लोर, तब यहाँ पे रह पा रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, जो लोग होते हैं यहाँ शहर छोड़ के अपने गाँव चले जाते हैं, गाँव, ताकि वहां पे रह पाए अच्छे से, ठीक है। फ्लड कुछ मैंने फोटो दिखाया, आप इसको समझ सकते हो कितना बड़ा कारण हो सकता है। अब बात करते हैं नेचुरल काज क्या होती है, जो हमारे नेचुरल कारण है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, एक्सेसिव रेनफॉल, ज्यादा से ज्यादा बारिश होना, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में काफी ज्यादा मात्रा में बारिश का हो जाना, क्या हो जाएगा आपका, वहां पे बाढ़ आ जा सकती है, ठीक है। दूसरा हमारा है स्टॉर्म सर्ज। It occurs when the storm winds are raised waves in the ocean to exceptionally high levels, causing them to crash into the coast and flood the land. It is common in the coastal area with the low-lying relief. अब देखो जो हमारे पास एरिया जो समुद्र के किनारे वाले एरियाज हैं, वहाँ पे क्या हमारे पास समुद्र है। मैं शायद आई थिंक याद नहीं आ रहा, कुछ आप कंट्री ले लीजिए, तमिलनाडु से नीचे हैं, केरला है, अगल बगल कुछ है ना, उस साइड शायद, हाँ उसी साइड आते होंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या होते हैं, अब बगल समुद्र है, अब वहां पे काफी तेज हवा बही समुद्र में। समुद्र जानते हो हवा में काफी पावर होती है, वो क्या धीरे धीरे आई और यहाँ पे तट से टकराई, उसके साथ पानी भी लेके आई। अब इतना तेज हवा आया, इतना तेज आंधी आई, या इतना तेज तूफान बोल सकते हो उसको, कि वो उसने क्या किया, वाटर को भी बढ़ा दिया। इतने ज्यादा वाटर अमाउंट क्या किया, उसने ले जाकर किसी पर्टिकुलर एरिया में भर दिया, मतलब कि उठा पटक दिया। उस बगल के एरिया में क्या हुआ, पूरा पानी पानी हो गया। तो भी क्या हो गया, आपका जो स्टॉर्म सर्ज है उसके कारण भी आपका फ्लड हो सकता है। अगला बोलिए मेल्टिंग स्नो, ठीक है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे लगे मेल्टिंग द स्नो इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु होती है वहां पे, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द रिवर्स। अब देखो जब स्प्रिंग सीजन में आपके पास काफी ज्यादा बर्फ पिघल रही है, तो क्या होगा, उससे रिवर का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा, जो नदी का जल स्तर बढ़ जाएगा। और उसमें क्या होगा, जो हमारे रिवर बैंक है उसमें ओवरफ्लो होने लगेगा, किनारों पर आपका फ्लो होने लगेगा, और इस कारण वहां पे क्या होगा, फ्लड हो सकता है। इट इज कॉमन इन प्लेस विद कूल टेम्परेचर क्लाइमेट, जहां पे आपके पास टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है, वहां पे क्लाइमेट चेंज होता रहता है, वहां पे आपके पास ये चीज देखने को मिलेगा। अगला हमारा ग्लोबल एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक नाम आता है आपको, देखिए एबनॉर्मल वेदर फिनोमेना, ठीक है। कहाँ, जहां पे आपका जो वेदर है वो हमेशा चेंज हो रहा है, कभी आपका टेम्परेचर, कभी आपका नॉर्मल है, कभी आपकी बारिश हो रही है, कभी आपका काफी ज्यादा टेम्परेचर ही बढ़ जा रहा है। इस कारण से वेदर चेंज हो रहा है काफी ज्यादा, उसके कारण देखिए यहाँ पे एक नाम आता है इल नीनो, ठीक है। क्या हो जाता है, इल नीनो नाम देखिएगा, इसको थोड़ा समझाऊंगा। इल नीनो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वार्मिंग द सरफेस ओशियन वाटर्स, ठीक है, जो ओशियन वाटर्स हैं उसका वार्म होना, गर्म होना, एंड साउदर्न
एट कहाँ पे, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, जो आपके पैसिफिक ओशियन है उसके साउथ ईस्टर्न पार्ट पे वाटर सरफेस का, जो हमारा ओशियन का वाटर सरफेस, उसका वार्म होना, उसका गर्म होना भी एक फ्लड का कारण होता है। इसका प्रोसेस होता है, उस कारण से यहाँ पे क्या होता है, वेदर जो हमारा चेंज हो जाता है और वहाँ पे क्या होता है, उसका फ्लड का कारण बनता है। वहाँ पे फ्लड हमारा आना बढ़ जाता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है और फ्लड आने की संभावना बढ़ जाती है। अर्थक्वेक हो सकता है। अब आपके पास समुद्र है, समुद्र में क्या होगा, अर्थक्वेक आया, उसमें क्या हुआ, पूरी जल उथल पुथल हो गई, ठीक है, वहां क्या हुआ, उथल पुथल हो गया, उसके बाद काफी मात्रा में पानी इधर उधर होगा, ठीक है, उधर उधर होगा तो वो जो बगल बगल के एरिया है वहां पे वाटर लेवल बढ़ेगा और वो आपका फ्लड का कारण बनेगी। तो अर्थक्वेक कैन ब्रिंग अबाउट द लैंडस्लाइड एंड ट्रिगर सुनामी, ठीक है। लैंडस्लाइड क्या होगा, अर्थक्वेक हुआ, लैंडस्लाइड हुआ और जो अगल बगल समुद्र में गिरा तो वहां पर सुनामी आया। सुनामी क्या करेगा, व्हेन लैंडस्लाइड अकर्स, वो क्या करते हैं, लैंडस्लाइड जब अगर होता है वो सॉइल को लूज करती हैं, रॉक को लूज करती हैं और जो होता है वहां पे मेड का डिवेशन भंडार लग जाता है, ढेर लग जाता है। मे बी डिपॉजिट इन द रिवर्स, अब जो बह के आया लैंडस्लाइड हुआ, जो उसमें नदी है अगल बगल, उसमें आकर के बह जाएगा, उसमें भर जाएगा, जिस कारण वो क्या करेगा, वो हमारा इसकी जो बेड है वो क्या हो जाएगा, उथला हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर वहां पे जब पानी आएगा तो ओवरफ्लो होने लगेगा, जब ओवरफ्लो होने लगेगा तो अगल बगल का एरिया डूबेगा। सुनामी ट्रिगर्स बाय स्ट्रॉन्ग अंडर सी अर्थक्वेक, तो जो सुनामी कब होता है, जब अंडर, देखो यहाँ पे सुनामी ट्रिगर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग अंडर सी अर्थक्वेक, जब समुद्र के अंदर की जब मजबूत काफी ज्यादा भूकंप आता है तो वहां पे लहरें उठती हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सुनामी। एंड कैन फ्लड एंड डिवास्टेड कोस्टल सेटलमेंट, जो बगल के कोस्टल एरियाज हैं उनको क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा, फ्लड वहां पे बढ़ेगा। तो कुछ रीजन थे आपके, नेचुरल रीजन थे आपके और आपके मैनमेड रीजन थे जो मैंने आपको बताया। तीसरा चीज आपको समझ में आया होगा। आइए मैं एक चीज और आपको दिखा दूं, इसको देखिएगा, थोड़ा सा आपका दिल मुझे लगता है मजबूत होगा ही। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, यदि आप नहीं देख पाओगे तो समझ जाना आपके पास क्या है, कितना दिल है। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने एक वीडियो लिया, अभी आपको पता होगा, वीडियो आपने देखा है, ठीक है, धराली का वीडियो है, उत्तराखंड में आपको बाढ़ आई थी। इसको आप देखिएगा, मैं वॉइस म्यूट कर दूंगा, नहीं तो आप समझ पाओगे। देखो ना ये पूरा एरिया, देखो अभी ये वीडियो देखना तब समझ में आएगा आपका, ठीक है। एक मिनट, खुल जाना है तो यूट्यूब खुल जाने दो, मैं आपको दिखाता हूँ। अपने इस पे देखना, ठीक है, कुछ लोग इसको नहीं देख पाएंगे, वार्निंग दिख गई है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, फोटो दिख रही है, देखो पानी, इधर पानी आएगा अभी पूरा, देखो इधर पूरा घर बना हुआ है ना, देखो ये पानी आ रहा है, देखो ये पानी आ रहा है इधर से, तो कितना तेज जिसको बोल रहे डिवेरिस। देखो ये पूरा जो एरिया है, जो इधर पूरे होटल्स हैं, ठीक है, ये पूरे होटल थे, पूरे जल जाएंगे, पूरे बह जाएंगे। देखो ये पानी आ रहा है, देखो ये पानी आ रहा है ना, ये देखो इतने एरिया जो नीचे वाले एरियाज हैं, देखो ये पूरा देखो इतना गायब हो जाएगा, इतना क्या पूरा गायब हो जाएगा। देखो पानी इतना ये सब क्या फ्लड ही है, मतलब कि पानी ज्यादा रेनफॉल के कारण पानी इकट्ठा हो गया, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे सब बादल फटने बोलते थे। एक प्रकार से एक डिजास्टर, ये इनको पता है क्या कि यहाँ डिजास्टर आ जाएगा। देखो ये वाला एरिया पूरा तहस नहस हो गया, ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। यहाँ पे जो आपके होटल्स हैं, यहाँ पे जो आपके घर हैं, जो स्कूल्स हैं, सब कुछ तहस नहस हो गया, ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देखो पूरा ये एरिया इधर बचा हुआ है, लेकिन यहाँ से देखो ये पूरा यहाँ से खत्म, इधर वाला एरिया पूरा खत्म हो जाएगा। देखो कितना पानी उठ रहा है, देखो कितना तेज पानी उठ रहा है ऊपर तक, आप समझ सकते हो, ठीक है, कितने आपके हुए हैं, ठीक है, ये समझ सकते हो। बाद उसके बाद देखो, उसके बाद पूरी देखिए, उसके बाद पूरा बराबर हो गया, क्योंकि उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ जो वहाँ के मिट्टी है, बहुत सारी चीजें बहा के आई, ठीक है, बहुत सारी चीज बहा के आई, तो पूरा बराबर हो गया, पूरा बराबर हो गया। देखो वहाँ का, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को यहाँ पे चीजें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि क्या कैसे होना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज होता है हमारा डिजास्टर, इतना इंपैक्ट होगा। अब इसको समझ पाओगे इंपैक्ट को, इसलिए वीडियो में बताया कि फ्लड से इंपैक्ट क्या क्या होते हैं, वो थोड़ा सा बताऊंगा, आप इसको ज्यादा समझ पाओगे। चलिए अब बताते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या क्या फ्लड आते हैं, इंपैक्ट क्या क्या आते हैं, देखिएगा। पहले तो आपको वहां पे जो लॉस ऑफ लाइफ, जो लोग रहते थे उनकी मृत्यु होगी, जो जानवर थे उनकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। देखो फ्लड मोस्टली स्ट्राइक पीपल अनप्रिपेयर्ड लीडिंग टू लॉस ऑफ द लिविंग लिव्स इन ड्राउनिंग, कुछ लोग डूब सकते हैं, कुछ लोग बह सकते हैं, और जो हमारे पास जीव जंतु हैं वो भी, और अदर लाइफ, किसी कोई भी अदर लाइफ जीव जंतु जो भी हैं, आदमी हैं, वो भी डूब सकते हैं, वो भी बह सकते हैं। इम्पैक्ट इज द हायर देन फ्लड प्लेन एरियाज विच आर डेंसली पॉपुलेटेड, और जितना ही ज्यादा वहां पे डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा यहाँ पे वो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा फ्लड का। दूसरा था हमारा डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आपके स्कूल हैं, चाहे हॉस्पिटल हैं, चाहे आपके ब्रिजेज हैं, चाहे आपके घर हैं, सब क्या हो जाएंगे, वहां पे डैमेज हो जाएंगे। स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, अब आफ्टर द फ्लड क्या होता है, अलग अलग टाइप के वहां पे
क्या होती है, डिजीज आती है। डिजीज मतलब रोग बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा, कुछ मात्रा में पानी बह जाएगा, बट जो कुछ एरिया में क्या हो जाएगा, सालो स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी ठहरा रह जाएगा, उसमें क्या होगा, वो एक काफी लंबे टाइम तक वहां पे ठहरे रहते हैं। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है कि वहां पे अलग अलग टाइप के वहां पे डिजीज, वहां पे अलग अलग टाइप के रोग बीमारियां उत्पन्न होती हैं। होमलेस फ्लड विक्टिम्स आर हाउस्ड इन टेम्परेरी, और जो उनका घर छूट गया वो किसी एक शेल्टर में काफी टाइम तक वहां पे होमलेस हो जाते हैं, वो अलग टाइप की बीमारी हो जाती है, ठीक है। वहां पे उनको मेंटलिटी डिसेबल्ड हो जाते हैं, ठीक है, या उनको पास मतलब कि साइकोलॉजिकल वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है, उस चीज को देख कर, उस कंडीशन को देख करके, ठीक है। और यहाँ देखिएगा विच आर मोस्टली रिगार्डेड विथ पुअर सैनिटेशन कंडीशन, और जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे सैनिटेशन कंडीशन अच्छी रहेगी नहीं, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा लोग आ चुके हैं, सैनिटेशन कंडीशन अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे एक अलग टाइप के वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है, समझ सकते हो। इसलिए मैंने आपको वीडियो दिखा दिया। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जैसे ट्रीज हो गई, पत्तियां, पेड़ पौधे हो गए, या फिर कुछ अलग अलग टाइप के हो, जो भी नेचुरल हैबिटेट हैं, जो नेचुरल आपके पेड़ पौधे हैं, वो क्या होंगे, हमारे पास लॉस हो जाएंगे। तो ये छोटा चीज था, मैंने छोटा बताया। अभी आप इसको चाहो तो अलग टाइप के फाइनेंशियल लॉसेस, सोशल लॉसेस, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस, अलग अलग टाइप के इसको रिकवर कर सकते हो, लिख सकते हो अपने टाइम पे एग्जाम में। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने बताया आपको, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे दे सकता है क्या फ्लड ऑफ इम्पैक्ट आता है, तो उसको क्या करिएगा, आप अलग अलग टाइप में इसको डिराइव कर सकते हो, अलग अलग टाइप में आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि सोशल लॉसेस क्या होती हैं, ठीक है। सोशल लॉसेस मतलब कि जीव मर गए, आदमी मर गए, उनके घर छूट गए, ठीक है, साइकोलॉजी भी मार पड़ गए। उसके बाद आपका आएगा साइकोलॉजिकल भी लॉसेस लिख सकते हो वहाँ पे, कि जिन्होंने जो देखा वो भयावह स्थिति थी, उसको नहीं हटा, वो मतलब भूल नहीं जाते हैं। कई लोग ऐसे बीमार पड़ जाते हैं देख करके ही, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो जाता है, इकोनॉमिक लॉस हो जाती है, फाइनेंशियल लॉस, जितने भी आप लिख पाओ वो आप लिख सकते हो। बट ये 4 मेन रीजन है, इनको आप देख सकते हो क्या इंपैक्ट पड़ता है। आगे हम चलते साथियों, यहाँ पे कैसे इसको मिटिगेट करें, इसको कैसे कम से कम करने की कोशिश करें फ्लड को। एक चीज से समझ लें, मिटिगेशन मतलब क्या है कि बिफोर द फ्लड बात करते हैं। जैसे आज ही बात हो गई, हम क्या चाहते हैं, हम ऐसा क्या कर जाएं कि आने वाले टाइम में हमारे पास फ्लड की आने की संभावनाएं कम हो, तो उसके लिए मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ समझिएगा, पहले बोला गया यहाँ पे स्ट्रक्चरल मेथड्स, जो हमारे पास नदी है, हमारे पास नदी है, वहां हम कर सकते हैं डैम बिल्ड कर दें, रिजर्वायर बिल्ड कर दें, या फिर जो रिटार्डिंग बेसिन होती है जहां पानी का जो बहाव है कम हो पाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। चैनल मैनेजमेंट कर सकते हैं या एम्बैंकमेंट बना सकते हैं। इसका मतलब देखिए, समझिए हर चीज, एक एक चीज समझिएगा। बिल्डिंग डैम्स, ठीक है, डैम्स बना करके हम पानी को कुछ मात्रा तक हम रोक सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए अचानक आया, उसके ऊपर अगर अभी मैं वीडियो बताया, उसके ऊपर डैम होता तो कुछ टाइम के लिए पानी रोका जा सकता था, और अचानक जब उसमें पानी बढ़ता तो हम क्या करते, अपने जो अथॉरिटी है, जो हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम है, उनको हम वार्न करवा देते कि पानी बढ़ रहा है, इस टाइम बाढ़ आ सकती है, तो कुछ टाइम से उनको बढ़ने का मौका मिल सकता था, ऐसा कुछ हो सकता था, ठीक है। रिजर्वायर बन सकते हैं, मतलब कि कुछ पानी को रोकने के लिए, कहीं अलग जगह रोकने के लिए रिजर्वायर बन सकते हैं। अगर पानी ज्यादा हो रहा है तो उनको कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और बोला गया रिटार्डिंग बेसिन, इसमें क्या होता है, बेसिन में एक बड़ा सा एरिया होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जब वहां पे जाएगा तो पानी की स्पीड को कम किया जा सकता है, पानी जो बढ़ रहा है उसका लेवल कम किया जा सकता है उस बेसिन में गिरा करके। चैनल मैनेजमेंट, जैसे कहीं नदी है, नहर है, तो नदी से पानी को हम नहर में मोड़ दिए, या फिर एक नदी से पानी दूसरी नदी में मोड़ दिए, ठीक है, तो इस प्रकार से हम फ्लड को रोक सकते हैं। वाटर कंट्रोल मेथड, इसमें देखिए इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग फॉरेस्ट, ठीक है, हम इसमें क्या करें, फॉरेस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। वेजिटेशन कवर, मतलब कि अगल बगल पेड़ पौधे, मेन चीज ये है कि हम वेजिटेशन को ज्यादा से ज्यादा उगाएं, ठीक है। वाटर शेड मैनेजमेंट, जैसे गांव के अगल बगल कहीं कहीं ऐसे तालाब बना दो, ठीक है, जहां पानी इकट्ठा हो सके, ठीक है, वो क्या होगा, उससे थोड़ा सा आपका कम, वो उतना एरिया आपको पानी के लिए रहेगा ही, पानी सूखा है वहां पानी इकट्ठा आ जाएगा, ठीक। फ्लड प्रूफिंग हो गया, कैचमेंट मॉडिफिकेशन हो गया, स्कीम ऑफ ड्रेनेज एंड फ्लड प्रिपरेशन, वहां पे ड्रेन मतलब कि जो पानी बढ़ रहा है उसको बराबर सही मात्रा में निकाला जा सके, उसके लिए भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। अगला यहाँ पे देखिए बोला गया नॉन स्ट्रक्चरल मेथड, ये तो स्ट्रक्चरल मेथड था, ठीक है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वाटर कंट्रोल मेथड था। अब हमें कुछ ऐसा भी चीज है, बिना स्ट्रक्चर बनाए भी हम कुछ चीजें एक्शन में ले सकते हैं। जैसे यहाँ बोला गया फ्लड फोरकास्टिंग करना, ठीक है, फ्लड वार्निंग एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस सिस्टम, ठीक है, ऐसा होता है। देखो जहाँ जितने भी आप जाइएगा पहाड़ी एरिया में, जहाँ पे जो भी नदियां हैं, जहाँ डैम बना होता है, अधिकतर जहाँ भी आपका हाइड्रो पावर प्लांट बने हुए हैं, वहाँ पे बताया जाता है, वहाँ पे वार्निंग सिस्टम लगा होता है, कि उनको पता होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं। वो एक लेवल के बाद वहाँ पे हर जगह निशानी लगी होती है कि खतरे के लेवल एक तरह से ज़्यादा है, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो
या फिर उनको बताया जाता है यदि आपके पास कोई साधन बचता है तो 15 मिनट के अंदर वो एरिया खाली छोड़ दो, वो 15 मिनट के अंदर वो एरिया खाली कर दो, क्योंकि वो सब इमरजेंसी के लिए बताए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग किया जाता है। वहाँ पे अलग अलग बोर्ड लगे होते हैं टाइम पे। तो क्या होता है, हमारा वार्निंग सिस्टम है, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस सिस्टम हो गया। फ्लड इंश्योरेंस करवा सकते हो, कोई आदमी फ्लड में जा रहा है तो उसको इतना मिलेगा। जैसे आपके डैम होता है, हाइड्रो पावर प्लांट वाले वो इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन एजुकेशन, हम टाइम पे क्या करें, लोगों को इन्फॉर्म करें, उस टाइम पे जो एक्शन होते हैं कैसे मिटिगेट करना है, उस टाइम पे जब बाढ़ आ रही है तो उनको उससे हमको कैसे बचना है, किस जगह पे जाना है, किस किस इक्विपमेंट का यूज कर सकते हो, कैसे आप तैरना सिखा सकते हो उनमें, ठीक है, वो सब चीज बताया जाता है, उनको एजुकेशन दिया जा सकता है। और बाद में फ्लड रिलीफ, और उसके लिए फ्लड से कैसे रिलीफ देना है उसके लिए भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम होना चाहिए, मेथड होना चाहिए। तो हमारे थे मिटिगेटिंग द फ्लड की बात किया हमने। तो साथियों बिल्कुल डिटेल में हमने बात किया फ्लड के बारे में। आज काफी लेक्चर लंबा गया, मुझे पता है। आपने पढ़ा डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, फ्लड क्या होता है, फ्लड के कारण क्या क्या है, ठीक है, फ्लड के इंपैक्ट क्या है और फ्लड को मिटिगेट कैसे किया जाता है। इतना आपको छोटा सा टॉपिक था साथियों, काफी लंबा लेक्चर गया मुझे पता है, बट आपको मुझे पता है पूरा चीज डिटेल में समझ में आई होगी। मैं फिर यही कहूंगा साथियों, यदि आपके पास कुछ है तो आप, हमारे पास सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ये तो अभी 5th सेमेस्टर के हैं, आपके 7th सेमेस्टर में भी सब्जेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। आपके पास कोई जूनियर्स हैं तो उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट हैं, सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, CS है, EE है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल रहे हैं। आप सिंपली उनको रिकमेंड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और आप 5th सेमेस्टर के हो तो आप पढ़ ही सकते हो, एनरोल कर सकते हो। तो एक एक करके आप स्टार्ट कर सकते हो, एक एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले सकते हो, बंडल पैक ले सकते हो, कॉम्बो पैक ले सकते हो, जो भी आप चाहिए वो ले सकते हो साथियों, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो में हम नया डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एक नया टॉपिक लेंगे, वहां से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए